कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से सी कॉपर प्लस जल का निर्माण, यह समीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है? आज हम मेनली ऑक्सीकरण, अपचयन, उत्प्रेरक, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड टॉपिक है सीईटी सिलेबस के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं तो कॉपर प्लस जल का निर्माण होता है, यह समीकरण से किसका उदाहरण है? मतलब इस क्वेश्चन में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, मेनली हमें यही पूछा गया है। तो इसमें देखो यहाँ क्या हो रहा है, CuO प्लस H2 से बन रहा है Cu प्लस H2O। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन, दो ऑप्शन आ रखे हैं, उपचयन, वियोजन, अपचयन, रेडॉक्स। चयन क्या होता है? वियोजन का मतलब होता है टूटना, उपचयन का मतलब होता है, इसको मेनली ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, मतलब ऑक्सीजन का संयोग प्लस अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का संयोग प्लस O2 का बाहर निकलना। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पहले ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, इसके बाद हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो रही है, तो हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, SnCl2 प्लस 2Hg मरकरी HgCl2 क्रिया करवाते हैं, SnCl2 की क्रिया जब मर्क्यूरी क्लोराइड से करवाते हैं तो डाई मर्क्यूरी क्लोराइड प्लस SnCl2 का निर्माण होता है। उपरोक्त अभिक्रिया में है, इसमें क्या क्या क्रियाएं हो रही है? SnCl2 प्लस 2HgCl2 क्रिया करवाते हैं तो Hg2Cl2, इसको हम लिख सकते हैं 2HgCl प्लस SnCl2 Cl4 का निर्माण होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ SnCl2 के साथ दो Cl परमाणु, मतलब विद्युत ऋणी परमाणु का योग हो रहा है, विद्युत ऋणी परमाणु का योग हो रहा है, तो विद्युत ऋणी परमाणु का योग होने वाली अभिक्रियाएं होती है अपचयन अभिक्रियाएं। जिन अभिक्रियाओं में अपचयन होता है पदार्थ या तत्व का क्या होता है, पदार्थ या तत्व क्या होता है? ऑक्सीकृत। जिन अभिक्रियाओं, अपचयन अभिक्रियाओं में या जिन अभिक्रियाओं का ऑक्सीकरण होता है या जिन अभिक्रियाओं का ऑक्सीकरण की अभिक्रियाओं में पदार्थ का होता है अपचयन या पदार्थ होता है अपचायक। अपचयन अभिक्रियाओं में पदार्थ होता है ऑक्सीकृत। होगा SnCl के साथ SnCl2 के साथ दो Cl परमाणु, दो क्लोरीन परमाणु और जुड़ रहे हैं, तो इसमें SnCl2 का ऑक्सीकरण, मतलब SnCl2 ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाता है तथा SnCl2 का ऑक्सीकृत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिल और एस्टर या एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? इसमें होगा स्टीफन अभिक्रिया। नेक्स्ट है H2O2Cl2 का जब वियोजन होता है तो 2HCl, दो HCl प्लस O2 का निर्माण होता है। अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? H2O2, अभी मैंने बताया था H2O2Cl2, यहाँ से 2HCl प्लस O2, तो इस परमाणु से क्या हो रहा है, इससे ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ हो गया अपचारक। यहाँ पूछा गया है H2O2 क्या है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है उसके तत्व होते हैं अपचारक। तो यहाँ क्या हो गया, H2O2 अपचारक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, संयुग्मित डिफेटोन बेंजाक्विनोन C6H4O2 के निर्माण के लिए फिनोल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है? इसका आंसर होगा क्रोमिक अम्ल। स्टार्च आयोडाइड पत्र का उपयोग किया जाता है, स्टार्च आयोडाइड पत्र, स्टार्च आयोडाइड पेपर
वो पत्र समझ में नहीं आ रहा तो पेपर, जैसे लिटमस पेपर का प्रयोग हम करते हैं अम्ल और क्षार के परीक्षण, उसी प्रकार स्टार्च आयोडाइड पत्र का प्रयोग करते हैं हम ऑक्सीकारक अभिज्ञान के लिए। एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूटता है, एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया होगी। अब यहाँ 4-5 अभिक्रियाएं बता रखी है, अपघटनीय, विस्थापन, संयुग्मन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन बाहर निकलता हो, विद्युत ऋणी तत्व तो अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। विस्थापन का मतलब स्थान परिवर्तन। संयुग्मन का मतलब होता है जुड़ना। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूट रहा है तो इसका मतलब है वो अपघटनीय, का मतलब अपघटन हो रहा है, अपघटनीय अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएं क्या होती है? कहीं कहीं हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अभिक्रिया में एक साइन ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। तो जो अभिक्रियाएं सीधी एक दिशा में होती है ये एक दिशीय होता है, ये और ये, इन दोनों को हम एक दिशीय बोलते हैं। ये रिवर्सिव होता है, मतलब उल्टा, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में तो अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना। अब चयन अभिक्रिया में उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। अब अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती है? अनुत्क्रमणीय मतलब ये एक ही दिशा में जाएगी, या तो सीधी हो जाएगी या रिवर्स हो जाएगी, लेकिन एक साथ दोनों दिशाओं में अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती है तो एक पद में आगे की तरफ उत्पाद का निर्माण होता है तथा दूसरी तरफ उत्पाद से अभिकारक का निर्माण होता है। तो इसमें आंसर होगा उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। आंसर है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2Mg प्लस O2 2MgO, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हो रहा है। 2Mg, मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो 2MgO का निर्माण होता है। तब ये अभिक्रिया कौन सी है? ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण है। मैग्नीशियम धातु के साथ में ऑक्सीजन का सहयोग हो रहा है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीकृत हो रहा है। मैग्नीशियम एकल अणु था, इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो गया। क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्सीकृत होगा। नेक्स्ट है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि एक दिशा में होगी तो इसको हम उत्क्रमणीय नहीं बोलेंगे। ये सारे साइन एक ही दिशा को शो करते हैं। ये जो साइन है वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है, मतलब उत्पाद से अभिकारक और अभिकारक से उत्पाद का निर्माण दोनों दिशाओं में चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मासेपी अभिक्रिया में ऊष्मा, अब दो अभिक्रियाएं होती है, एक ऊष्मासेपी, दूसरी ऊष्माशोषी। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा है और वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। मतलब किसी कार्य को करने के लिए या किसी अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए अगर उसको हम बाहर से ऊष्मा दे रहे हैं तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। और अगर किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद हमें ऊष्मा प्राप्त होती है या हमें ऊष्मा संचित होती है तो उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें क्या है? ऊष्मासेपी अभिक्रिया, ऊष्मा निकलती है।
FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन कहलाता है। FeCl3 FeCl2, इसमें क्या हो रहा है, विद्युत ऋणी परमाणु हट रहा है, एक विद्युत ऋणी तत्व कम हो रहा है। यहाँ Cl3 थे और यहाँ Cl2 हो रहे हैं, तो मतलब क्या है, इसमें अपचयन हो रहा है। निम्न में पायस का उदाहरण है, तेल का जल में मिलना और जल का तेल में मिलना। अब यहाँ एक वर्ड आया है पायस। पायस का मतलब क्या होता है, पायस का होता है अगर हम किसी चीज, दो चीजें हैं, दो द्रव्य है, उन पे प्रेशर लगा के उनको हम कुछ समय के लिए घोल सकते हैं, उनका विलयन बना सकते हैं, लेकिन जैसे भी उन पे फोर्स हटाएंगे हम, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। पानी को तेल में या तेल को पानी में मिलाते हैं तो पहले वो कुछ समय के लिए, जब तक हम उसको मिलाते रहेंगे तब हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये दोनों एक हो रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब हम पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो हट जाएंगे, दोनों अलग अलग। मतलब पानी का घनत्व ज्यादा होने के कारण वो नीचे रह जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग के लिए सही कथन कौन सा है। अब जंग क्या होती है, बरसात के दिनों में लोहे की जो भी वस्तुएं होती है वो नमी के संपर्क में आती है तो उसमें एक भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, भूरे रंग की परत को क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। और ये जंग किसकी बनी होती है, लोहे पे क्यों लगती है, लोहे का मतलब आयरन, आयरन, आयरन को विज्ञान की भाषा में फेरस बोलते। अब फेरस क्या है, मतलब लोहे की क्रिया जब वातावरणीय नमी से होगी, नमी में क्या क्या आएगा, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन होगा। जब आयरन की क्रिया ऑक्सीजन की तो फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होगा, और ये आयरन का जो ऑक्साइड होता है वही क्या होता है, जंग होता है, ये फेरिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट है, धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगने पे क्या होता है, दो अभिक्रियाएं होती है, भौतिक अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रिया। इन्हें हम मेनली बोल सकते हैं भौतिक परिवर्तन और इन्हें बोल सकते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में कुछ समय के लिए किसी वस्तु में चेंजेस हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद वो वापस अपने अवस्था में आ जाती है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन ऐसा नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन में अगर एक बार किसी उत्पाद से अभिकारक से या क्रिया करके उत्पाद का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन उत्पाद के बाद उससे वापस अभिकारक प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो भौतिक अभिक्रियाएं होती है या भौतिक परिवर्तन होते हैं उत्क्रमणीय होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो अनुत्क्रमणीय। इसका मतलब इससे क्या होता है, इससे केवल उत्पाद का निर्माण होता है, उत्पाद से वापस अभिकारक का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसमें क्या है, धातुओं में जंग लगाने पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। धातुओं में जंग लगना, जंग लगने के बाद उसके भार में जब तक उस पर जंग लगा रहेगा तब तक तो उसका वेट बढ़ेगा। जब उसको गैल्वेनीकृत कर देते हैं या उस पर परत चढ़ा देते हैं, केरोसिन वगैरह से धोते हैं, तो लोहे का क्षरण हो जाता है, क्षरण हो जाता है। इसका मतलब उससे वापस हम मूल अवस्था में आयरन की अवस्था मूल नहीं प्राप्त कर सकते, इसको हम रासायनिक परिवर्तन। कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है क्रिस्टल का निर्माण, क्रिस्टल का निर्माण बर्फ, फ्रिज में हम पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर वापस वो बर्फ पिघलेगी तो वापस पानी का रूप ले लेगी। अवसादन का मतलब अवरोधक का प्रयोग। गैल्वेनीकरण का मतलब होता है क्षरण को या जंग को लोहे को लेपित कर देते हैं। पुराना जो लोहा होता है उस पे ऑयल वगैरह या पेंट कर देते हैं जिससे लोहे का क्षरण रुक जाता है, तो जंग की रोकथाम के लिए गैल्वेनीकरण की विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रासायनिक रूप से जंग होती है, रासायनिक रूप से अभी बताया था मैंने जंग क्या होती है, ये आयरन ऑक्साइड है। नेक्स्ट है, एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? एक बंद निकाय में कण का विन्यास, घनत्व, आकार और द्रव्यमान। एक बंद एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहेगा? तो उसका द्रव्यमान वही रहेगा। शर्करा को एथेनॉल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया कौन सी होती है? पुराने टाइम में जब शराब बनाते थे, अभी भी बनाते हैं, देशी शराब बोलते हैं, फल के लिए जमीन में दबा के रख, या जो होता है, हमारी धान होती है एक जो, तो जमीन में कुछ समय के लिए दबा के रखते हैं, जिससे उसमें जीवाणुओं की क्रिया होगी। जीवाणुओं की क्रिया किसमें होगी? किण्वन। अपचयन का मतलब तो होता है ऑक्सीकरण। ये इसमें डिसम्यूटेशन का मतलब होता है, ये तो आनुवांशिक रूपांतरण आ गया। किसी को आनुवांशिक रूपांतरित करके एथेनॉल का निर्माण नहीं कर सकते। किण्वन से जीवाणुओं की क्रिया द्वारा एथेनॉल प्राप्त होता है। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण क्षति है। ऑक्सीकरण में किसकी क्षति होती है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध कार्बन के जलने से CO2 प्राप्त होती है। यह क्रिया कौन सी है? ये कार्बन का कोई परमाणु है और ये ऑक्सीजन है। जलने का मतलब जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी वहीं कोई क्रिया या कोई पदार्थ जलेगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के बिना किसी भी पदार्थ का दहन संभव नहीं है। तो जब कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो CO2 प्राप्त होती है। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पहले ये कार्बन परमाणु अकेला था, के साथ ऑक्सीजन का सहयोग हुआ, जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो CO2 का निर्माण हो गया। कार्बन के जलने, इसकी जो कार्बन है विद्युत धनी तत्व के बाहर में क्या होगी? कमी प्राप्त होगी हमें, मतलब विद्युत धनी तत्वों में कमी होगी तथा ऑक्सीजन का संयोग होगा। तो इसमें ऑक्सीकरण भी है और अपचयन भी है। ये दोनों, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया Na2SO4 एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन, प्लस BaCl2 की जब अभिक्रिया होती है तो BaSO4 सॉलिड, S का मतलब ठोस अवस्था में, और NaCl जलीय अवस्था में, मतलब विलयन अवस्था में प्राप्त होगा। ये उदाहरण किसका है? इसमें क्या हो रहा है? Na2SO4 की क्रिया BaCl2 से करवाते हैं, तो यहाँ क्या होगा? BaSO4, ये जो सोडियम सल्फर परमाणु है, इसका सल्फर ऑक्साइड का स्थानांतरण BaSO4 बेरियम के साथ हो रहा है, और इधर Na परमाणु का संयोग किसके साथ हो रहा है? Cl2 के साथ हो रहा है। तो BaSO4 प्लस NaCl का निर्माण होगा। तब दो तत्व या दो परमाणुओं का, दो अणुओं का आपस में स्थानांतरण हो रहा है। एक अणु का अगर स्थानांतरण होता तो हम उसको बोलते हैं विस्थापन, और इसमें दो अणुओं का स्थानांतरण हो रहा है, एक SO4 का और एक Cl2 का, तो इसमें होगा द्विविस्थापन। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक है OF2 +2 F-, तो इसमें इसकी क्रिया करवाते हैं। यहाँ प्लस अवस्था में होगा, एक विद्युत धनी बन जाएगा, क्योंकि इसमें ना क्लोरीन की जो विद्युत ऋणता है वो ऑक्सीजन परमाणु की अपेक्षा अधिक होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की पावर अधिक होगी। तो ऑक्सीजन की +2 होगी और फ्लोरीन परमाणु होगी उसकी +4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास यही तक, आगे का हम कल
सभी को जय हिंद, सभी को राम राम। ये भाई मैडम की पहली क्लास हुई है सीईटी को लेकर। आज हमने 25 क्वेश्चन को पढ़ा है। जो पहला ही जो आपका सीईटी का जो मॉडल पेपर है और पहला ही आपका जो टॉपिक है उसको लेकर हमने इस क्लास के अंदर चर्चा करी है। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा क्लास कैसी लगी। और नेक्स्ट जो क्लासें हैं मैडम की, एक मैराथन क्लास साइंस की, वो संडे के दिन अपन कर लगा रहे हैं भाई, लाइव लेंगे भाई पूरी की पूरी क्लास। और ये पहली क्लास आपको देने जा रहे हैं। देखते हैं कि इस क्लास के अंदर आप कितना प्यार दिखाते हैं। आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न रहेगा, इसका आंसर भी मैडम मेरे साथ आप क्लियर करवा दे। यह लिखा हुआ अपचयोपचय अभिक्रिया के संदर्भ में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का निष्कासन कहलाता है। ये अपचयन अभिक्रिया होगी भाई दोस्तों। क्या हो जाएगी भाई? अपचयन अभिक्रिया। देखो ध्यान रखना, एक होती है ऑक्सीकरण और एक होती है अपचयन अभिक्रिया। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट रहेगा। जहां ऑक्सीजन का सहयोग होता है वो ऑक्सीकरण होता है, और जहां ऑक्सीजन का निष्कासन होता है वो अपचयन होती है। जहां हाइड्रोजन का निष्कासन होता है वो ऑक्सीकरण होती है, और जहां हाइड्रोजन का योग होता है वो अपचयन होती है। तो इसका मतलब जो अपना आंसर होगा वो 4 नंबर होगा। आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।